ठीक ठाक। चलिए, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो बच्चे आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आज हमने करना है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था आपकी क्लास का चैप्टर प्रेशर एंड फ्लोटेशन। ठीक है, प्रेशर एंड फ्लोटेशन हमने शुरू कर लिया था। ठीक है, क्या क्या किया था हमने कल बच्चे? हमने थ्रस्ट के बारे में पढ़ा था, हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था, प्रेशर की एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद हमने किया था पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर और उसके रिलेटेड जो एप्लीकेशन जो है। ठीक है, अभी तक अगर आपने वो वाला वीडियो बच्चे नहीं देखा है तो इधर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं। ठीक है, उस वीडियो को पहले जरूर देखिए, उसके बाद यहां से कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो टॉपिक है बच्चे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नेम से क्लियर हो रहा है इसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक कहां से बना है? एटमॉस्फेयर से। ठीक है, जो हमारे अराउंड जो भी स्पेस है वो उसको हम एटमॉस्फेयर बोल देते हैं ना। ठीक है, अब ये कंसेप्ट कहां से चला सुनिए। कल हमने पढ़ा था प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक है, प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स कौन से होते हैं? लिक्विड्स और गैसेस। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या है बच्चे? हमने यही चीज पढ़ी थी ना कि प्रेशर जो है वो फ्लूइड्स में भी एक्सर्ट होता है। ठीक है, या फिर ऐसा बोल लो कि जो फ्लूइड्स हैं वो भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर कहां से बना हुआ है? किससे बना हुआ है बच्चे? गैसेस से। ठीक है, मेनली हमारे एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी और काफी सारी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ईथेन है। ठीक है, तो ये सभी गैसेज क्योंकि फ्लूइड हैं तो वो भी एक प्रेशर जो है एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा आपको मैं एटमॉस्फेयर के बारे में बता दूं बच्चे। एटमॉस्फेयर क्या है? क्या है एटमॉस्फेयर? इट इज द एनवेल्प ऑफ गैसेस, द एनवेल्प ऑफ गैसेस। ठीक है, सराउंडिंग द अर्थ, सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, उस गैसेज के एनवेल्प को, एनवेल्प क्या होता है बच्चे? एक तरह की बोलो कवर, ब्लैंकेट बोल सकते हो, ब्लैंकेट ऑफ गैसेज। ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर है हमारे आसपास। ठीक है, बहुत सारी गैसेज हैं, गैसेज हमें दिखती तो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो बना ही गैसेज से हुआ है। और गैसेज क्या होती हैं बच्चे? फ्लूइड होती हैं। फ्लूइड हमें पता है कि एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, इसी के कारण जो ये वाली गैसेज हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं और उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, कहां तक बना हुआ है एटमॉस्फेयर जो है? इट एक्सटेंड्स अप टू 16 किलोमीटर। ठीक है, एक्सटेंड्स अप टू 16 किलोमीटर फ्रॉम ग्राउंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ऊपर को इस 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ऊपर को 16 किलोमीटर। ठीक है, तो मेनली ठीक है क्या क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में? जैसे नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन काफी बड़ा पार्ट इसका, जो 71 पॉइंट समथिंग % जो एटमॉस्फेयर में है वो नाइट्रोजन होती है। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन आता है बच्चे। ऑक्सीजन जो है वो 29 पॉइंट समथिंग कुछ %। ठीक है, एग्जैक्ट आप देख लेना क्या होता है। मेजर पार्ट यही है, 99.5% जो है वो यही हमारे दो गैसेस एटमॉस्फेयर बनाती हैं। इनके बिना जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चे, मीथेन है। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स अगेन ये भी क्या है? क्योंकि वाटर के हैं तो एक तरह का लिक्विड है, मतलब फ्लूइड है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स एटसेट्रा, ये सभी मिलके ठीक है एटमॉस्फेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा बच्चे? ये क्या है? द प्रेशर exerted by gases in the atmosphere, gases in atmosphere कहां पे लगाएंगी फोर्स? प्रेशर ऑन द
थिंग्स ऑन अर्थ, थिंग्स ऑन अर्थ, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं बच्चे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब ये होता क्यों है, देखिए होता क्यों है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कल हमने प्रेशर इन फ्लूइड्स किया था, तो फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर कहां से आता है? फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर आता है बच्चे क्योंकि उनके जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से दूर होने के कारण कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहते हैं, जिसके कारण वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ और वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ, ठीक है। सेम चीज यहां पे हो रही है, यहां पे तो है ही देखो सिर्फ गैसेज, और गैसेज में जो स्पेसिंग है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच वो बहुत ज्यादा होती है बच्चे, ठीक है। बहुत ज्यादा होने के कारण वो बहुत फ्री होते हैं इधर उधर मूव करने के, ठीक है। तो जब वो इन चीजों के साथ कोलाइड करते हैं तो दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन देम, समझ गए। गैसेज के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है। गैसेज की आपने पढ़ी होंगी प्रॉपर्टीज, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस उनके बीच होने के कारण, ठीक है, वो एक दूसरे मतलब कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहते हैं। जब वो मूव करते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं, और बाहर जो चीजें पड़ी हैं, ठीक है, जैसे कोई भी चीज है, कोई बिल्डिंग है, कोई माउंटेन है, कोई ट्रीज है, उनके साथ भी वो कोलाइड करते हैं, ठीक है। उसी कोलिजन के कारण दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द थिंग्स ऑन अर्थ, ठीक है। तो it is basically due to bombardment या collision लिख सकते हो of energetic molecules with things, ठीक है, with things, ओके। चलिए अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बच्चे हम PA से लिखते हैं हमेशा, ठीक है, A फॉर एटमॉस्फेयर। चलिए कल हमने प्रेशर किया था, अगर आपको याद हो, प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड, ठीक है। अगर कोई चीज फ्लूइड के अंदर पड़ी हुई है तो प्रेशर कितना होता है बच्चे? ρgh, यही है था। रो डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h होती है डेप्थ या फिर हाइट ऑफ पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसकी हाइट, ठीक है। ये तो होगा ही होगा क्योंकि देखिए सभी चीजें जो है वो एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई हैं, ठीक है। गैसेज ऑल अराउंड है, हमारे लिक्विड्स भी हैं, ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर बन जाता है बच्चे, टोटल प्रेशर जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, टोटल प्रेशर ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये एक्चुअल में होगा PA प्लस ρgh। इस चीज को याद रखिए, ठीक है। इस प्रेशर के साथ साथ उसके ऊपर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, हमेशा। तो PA की वैल्यू हमें वहां पे कंसीडर करनी पड़ती है, ओके। चलिए इसके बाद आते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड। इसको मेजर करने के लिए बच्चे एक स्पेशल तरह का इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, ठीक है, जिसको के बैरोमीटर बोलते हैं, ठीक है। बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर इज an instrument used to measure atmospheric pressure at a point, ठीक है। measure atmospheric pressure at a place, ठीक है, कि जिस भी प्लेस पे हमें मेजर करना है वहां पे इसको रखा जाता है, ठीक है। अब जो ये बैरोमीटर है बच्चे, ये होता कैसा है, देखिए, वैसे तो आपने छोटी क्लासेज में पहले भी पढ़ रखा होगा इसको, ठीक है। ऐसे एक बीकर, ठीक है, जिसके अंदर के क्या फील्ड होता है, क्या होता है? मरकरी, ठीक है, Hg से डिनोट करते हैं मरकरी को।
और इसके अंदर एक और जो ट्यूब है ग्लास की, उसको रखा जाता है इन इन्वर्टेड पोजीशन, उल्टी। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है, मरकरी होता है। ठीक है, जब इसको हम उल्टा के रखते हैं बच्चे ऐसे, तो ऊपर से इसका कुछ पार्ट जो है वो खाली रह जाता है, एम्प्टी रह जाता है। ठीक है, इस वेकेंट पार्ट में बच्चे वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। ठीक है, और यहां पे इसका जो सरफेस बनेगा बच्चे वो ऐसा बनता है हमेशा। ठीक है, कनकेव होता है ऐसे, सॉरी ऊपर से देखे तो कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स सरफेस। ठीक है, अब ये जो इस मरकरी कॉलम की हाइट है बच्चे, ठीक है, ये आती है हमारे पास 76 mm। ठीक है, अगर देखें तो 76 mm जो है वो इस मरकरी कॉलम की हाइट आती है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो बैरोमीटर वो एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट। ठीक है, अब ये मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अगर हमें गैसेज के प्रेशर को, सिर्फ गैसेज, कोई और गैस है, एटमॉस्फेयर की गैस नहीं है, कोई और गैस है, उसको मेजर करना है, तो उसके लिए बचे होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर, ठीक है, इज डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट लिखो, इज एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यूज्ड टू मेजर, यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ गैसेस। ठीक है, जब गैस प्रेशर, ठीक है, ये है मैनोमीटर, वो है बैरोमीटर। ठीक है, तो इसके बाद बच्चे हम आते हैं एसआई यूनिट पे। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। जो एसआई यूनिट है प्रेशर की, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैसे तो प्रेशर है, ठीक है, और प्रेशर की एसआई यूनिट हम पढ़ चुके हैं, पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल। ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बच्चे हम एक अलग से यूनिट बनाई गई है, वो है एटीएम। ठीक है, एटीएम, एटीएम एटमॉस्फेरिक से बना है। ठीक है, और जो 1 एटीएम है, याद रखिए, ये होता है 1 इंटू 10⁻⁵ पास्कल की। ठीक है, 1 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। या फिर 1 एटमॉल आप 76 mm हाइट ऑफ मरकरी के इक्वल भी ले सकते हैं। ठीक है, इतनी सी चीज याद रखिए। ओके, इसके बाद आइए बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद हम करेंगे बुएंसी। ठीक है, क्या है? बुएंसी, या फिर इसको हम बोल देते हैं अपथ्रस्ट। बुएंसी और अपथ्रस्ट, BUOYANCE। ठीक है, बुएंसी। अब बुएंसी क्या है? ठीक है, दो चीजें होती हैं बच्चे, एक बुएंसी, एक बुएंट फोर्स। ठीक है, बुएंसी एंड बुएंट फोर्स। अब ये बुएंसी क्या है? देखिए, ये चीज आपने हर एक ने एक्सपीरियंस की होगी। ठीक है, बेसिकली जब भी हम किसी कंटेनर में, जिसमें के मान लीजिए वाटर है या कोई भी लिक्विड, हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर है, उसके अंदर अगर हम एक एम्प्टी मग या कोई कप को अंदर ले जाने की कोशिश करें, ठीक है, तो इट फील्स समवट डिफिकल्ट। ठीक है, इट फील्स समवट डिफिकल्ट। हमें ऐसा लगता है कि कुछ है जो नीचे से ऊपर को फोर्स लगा रहा है, मतलब हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है उसको उसके वाटर के अंदर लेकर जाने की। ठीक है, होता है ना, ऐसा होता है बच्चे। ठीक है, जब भी हम किसी एम्प्टी मग को किसी वाटर के अंदर या फिर किसी भी और लिक्विड के अंदर जब इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इट फील्स समवट डिफिकल्ट। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। वो क्यों होता है? क्योंकि बच्चे
वाटर मान लीजिए ये नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई चीज जाए, वो उसको अपोज करता है, ठीक है, वो उसको अपोज करता है, किसके कारण करता है, वो करता है बच्चे ड्यू टू बुएंसी, ठीक है, बुएंसी। तो बुएंसी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी, ये क्या है, प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स जहां फ्लूइड्स, दोनों की ये होती है फ्लूइड्स, ठीक है, ड्यू टू विच इट exert, ठीक है, an upward force on any body in contact with it, ठीक है। इट लिख रहे हैं तो लिक्विड लिख लो, फ्लूइड लिख लो, ठीक है, एक लिख रहे हैं ना, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच इट exert an upward force on any body in contact with it, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास कोई कंटेनर जिसके अंदर, ठीक है, कोई लिक्विड है, मान लीजिए लेट, इसके अंदर हम कोई बॉडी इमर्स करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, हम नीचे को फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उसी के रिएक्शन में बच्चे, ठीक है, जो लिक्विड होगा वो ऊपर को फोर्स लगाएगा, ठीक है, वो ऊपर को फोर्स लगाएगा ऐसे, ठीक है, ऊपर को, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी फोर्स, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी को जिसके कारण ये फोर्स लगाता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, उसको हम बुएंसी बोल देते हैं, ठीक है। और जो फोर्स लगेगी ये वाली फोर्स, ठीक है, एंड द फोर्स इज कॉल्ड बुएंट फोर्स इज कॉल्ड बुएंट फोर्स, ठीक है, या फिर अप थ्रस्ट, ठीक है, बुएंट फोर्स और अप थ्रस्ट। थ्रस्ट हमने कल पढ़ लिया था, थ्रस्ट क्या होता है, वो फोर्स जो परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हो किसी सरफेस के, ये भी परपेंडिकुलर एक्ट करेगी लेकिन ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द नेम इज अप थ्रस्ट, ठीक है, अप थ्रस्ट, ओके। नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस फोर्स, ठीक है, व्हाई इट गेट एक्सर्टेड, ये क्यों लगती है, ठीक है, क्यों लगती है बुएंट फोर्स, उसका रीजन बच्चे ये है, देखिए हमने कल पढ़ा था, ठीक है, लास्ट वीडियो में, कि हर एक लिक्विड जो है वो अपने कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाता है, सभी डायरेक्शन में लगाएगा, उधर को भी लगा रहा है, इधर को भी लगा रहा है, ठीक है, जितनी इधर को लगेगी उतनी ही इधर को लगेगी, तो ये तो हो जाती है कैंसल आउट, ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। लेकिन इधर तो कोई देखिए वॉल नहीं है, यहां पे कोई वॉल नहीं है ऊपर वाली साइड, ठीक है, तो होता क्या है, देखिए नीचे को तो वॉल है ना, नीचे को वो प्रेशर लगाएगा, मतलब इस डेप्थ पे जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होता है, प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था, क्योंकि डेप्थ के साथ प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। पहले तो देखिए यहां पे कुछ नहीं था, कोई वॉल नहीं थी, लेकिन अब ये बॉडी इसके कांटेक्ट में आ चुकी है, ठीक है, तो अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके साथ भी तो कोलिजन करेंगे ना, ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपवर्ड ही क्यों है, ठीक है, क्योंकि नीचे बचे प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फोर्स जो है वो एक्सर्ट होगी, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, दिस इज द रीजन, ठीक है, व्हाई द लिक्विड और फ्लूइड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एनी बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद इट, ठीक है, तो उन्हीं फोर्सेज को बच्चे हम बुएंट फोर्स या फिर अप थ्रस्ट बोल देते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखिए, ये हमेशा ऊपर को ही एक्ट करेगी, ठीक है। और एक चीज जो आपके याद रखने वाली है, अप थ्रस्ट जो है बच्चे, ठीक है,
ये होती है ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। किसके इक्वल? वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, जितना बॉडी का वेट होगा नीचे को, उतनी ही फोर्स इसके ऊपर, ठीक है, लगेगी इन अपवर्ड डायरेक्शन। इस चीज को याद रखिए, बुआंट फोर्स और अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है बच्चे? इसी के बेस रिलेटेड जो बुआंट फोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, उसी के रिलेटेड आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो अपना कुछ व्यूज देता है, ये मान लीजिए। ठीक है, तो व्हाट आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट इज दैट it states that the amount of नहीं, रुक जाइए, ऐसे नहीं, इसको हम लिखेंगे it states that when an object is immersed in a liquid, ठीक है, wholly or partially, wholly और partially का मीनिंग बच्चे, होली का मीनिंग है कि पूरे का पूरा उसके अंदर इमर्स हो गया। पार्शियली का मीनिंग होता है कि उसका कुछ पार्ट से ही पार्शियली बनता है। ठीक है, उसका कुछ पार्ट मतलब आधा बाहर है आधा अंदर है। ठीक है, पार्शियली तो क्या होगा? इट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एन अपवर्ड फोर्स। कौन सी अपवर्ड फोर्स बचे? वही जो हमने अभी पढ़ा था, ये वाला बुआंट फोर्सेस। ठीक है, जहां अप थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू किसके इक्वल? इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, ये है इसकी स्टेटमेंट। समझे? जब भी किसी बॉडी को, ठीक है, हम पूरा का पूरा या फिर उसका कुछ पार्ट किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं, ठीक है, इमर्स करने का मतलब उसके अंदर लेकर जाना, उसको डुबो देना उस लिक्विड में। ठीक है, तो उसके ऊपर बच्चे एक अपवर्ड फोर्स लगती है, ठीक है, जिसको हम अप थ्रस्ट या बुआंट फोर्स बोलते हैं। और वो कितनी होगी? किसके इक्वल होती है? वो होती है उस लिक्विड के वेट के इक्वल जो उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है। ठीक है, जो उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है। तो कैसे देखिए शो करेंगे इसको हम, कैसे शो करेंगे? मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, देखिए, ठीक है, लेट वी आर हैविंग अ कंटेनर which contains some liquid, let, okay, and let a body is immersed in this liquid। ठीक है, हम इसको पार्शियली मान लेते हैं, मतलब पूरे का पूरा इसको इमर्स नहीं किया हमने, इसका इतना पार्ट जो है, ठीक है, इतना पार्ट वो इमर्स किया। ठीक है, तो क्या होगा बच्चे? इसके ऊपर हमने बोला कि अपवर्ड फोर्स लगती है जब भी किसी बॉडी को हम वाटर के या लिक्विड के अंदर लेकर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये कितनी होती है बच्चे? अपवर्ड फोर्स होगी कितनी? वो उतनी ही होगी जितना लिक्विड इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है। देखिए, इतना पार्ट इसके अंदर चला गया, तो इतने एरिया में बच्चे, ठीक है, इतने पोर्शन में जितना भी वो वाटर था वो कहां जाएगा?
वो कहां जाएगा? वो ऑब्वियस साइडों में चला जाएगा, आसपास कहीं ना कहीं उसको डिस्प्लेस होना पड़ेगा इसके लिए जगह बनाने को। होता है ना ऐसा, हम भी देखते हैं जब भी किसी बॉडी को हम वाटर में इमर्स करते हैं तो थोड़ा सा पानी जो है वो ऊपर को आ जाता है, होता है ना, क्योंकि वो कहां से आया, वो वाटर कहां से आया जो ऊपर को आ रहा है, वो वहीं से आया जहां पे वो बॉडी ने जगह ले ली है। ठीक है, समझे बच्चे? तो अब थ्रस्ट किसके इक्वल है? अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल किसके इक्वल होगी? ये है वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। ठीक है, डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, इस चीज को याद रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, चलिए एक और स्टेटमेंट बचे इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। ठीक है, आर्किमिडीज ने और क्या बताया था लिक्विड के बारे में? और क्या बताया था कि जब हम बॉडी को लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं, ठीक है, क्या? व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन लिक्विड, ठीक है, it experience an apparent loss of weight। ठीक है, an apparent loss of weight, वो किसके इक्वल होगा? इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, ये चीज है, जब भी किसी बॉडी को हम इमर्स करते हैं किसी लिक्विड के अंदर, ठीक है, तो उसका जो वेट है बच्चे वो कुछ ना कुछ लूज होता है। आपने भी देखा होगा जब कोई जितना टाइम कोई बॉडी लिक्विड के अंदर रहती है वो हमें हल्की लगती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई वेल है, कुआं जो होता है, ठीक है, उसमें से जैसे पहले पानी निकालते थे, जितना टाइम बच्चे बकेट पानी के अंदर रहती है, ठीक है, वो खींचनी आसान होती है। ठीक है, उसको पुल करना आसान होता है अनटिल के वो पानी से बाहर आ गई। जब बाहर आ गई तो उसको पुल करना बच्चे मुश्किल हो जाता है पहले के मुकाबले। ठीक है, रीजन यही है कि जब भी बॉडी जो है वो लिक्विड के अंदर होगी तो इट एक्सपीरियंस व्हाट? एन अपरेंट लॉस ऑफ वेट। अपरेंट क्या होता है? जो नकली हो, जो टेम्परेरी हो, मतलब ऐसा नहीं कि जिंदगी भर के लिए उसका जो वेट है वो कम हो गया। ठीक है, फिर तो हम भी लिक्विड के अंदर छलांगे लगाते रहे कि हाँ मेरे तो भैया वेट कम हो गया। ठीक है, अपरेंट लॉस ऑफ वेट होता है जो किसके इक्वल होगा? उसी के इक्वल जितना बच्चे उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है, उस लिक्विड के वेट के इक्वल। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। अब अगर इसको हमें निकालना हो कि ये जो अपरेंट लॉस हुआ वेट का बॉडी का, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? मान लीजिए बच्चे ये जो लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, इसकी डेंसिटी है लेट सिग्मा। डेंसिटी क्या मान ली? सिग्मा। ये जो बॉडी है इसका मास m मान लीजिए, कैपिटल M। इसकी डेंसिटी रो मान लेते हैं, रो। ठीक है, और इसकी वॉल्यूम मान लीजिए है V। ठीक है, फिर से एक बार ही बता देता हूं, जो बॉडी हम इमर्स कर रहे हैं उसका मास m, वॉल्यूम V, डेंसिटी रो, और जो लिक्विड की डेंसिटी है वो है सिग्मा जिसमें उसको इमर्स किया जा रहा है। ठीक है, तो जो अपरेंट लॉस होगा बच्चे, अपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है इक्वल टू V रो माइनस सिग्मा इंटू जी। इस चीज को आपने याद रखना है। ठीक है, V क्या है? वॉल्यूम, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो माइनस सिग्मा क्या है? डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी, क्योंकि मतलब जो रिजल्टेंट डेंसिटी आएगी वो इसी के इक्वल होगी।
ये कहां से आया देखिए, वेट किसके इक्वल होता है बच्चे, वेट आपने पढ़ा हुआ है mg के इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या आ गया, रो वी जी, यही आ जाएगा। तो अब रिजल्टेंट डेंसिटी क्या होगी अगर दोनों की देखें, तो वो होगी रो माइनस सिग्मा। ठीक है, रो माइनस सिग्मा। रो माइनस सिग्मा का मतलब क्या है बच्चे, क्योंकि बॉडी उसके अंदर इमर्स हो रही है, इसका मीनिंग है कि जो बॉडी की डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती बॉडी की डेंसिटी से, फिर तो वो उसके अंदर इमर्स होती ही ना, फिर तो वो फ्लोट करती है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आपने बच्चे याद रखनी है। क्या है ये, अपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, v इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे फ्लोटेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, फ्लोटेशन या प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, अब फ्लोटेशन का मीनिंग क्या है बच्चे, हम देखते हैं किसी भी लिक्विड में, मान लीजिए वाटर सबसे कॉमन एग्जांपल है लिक्विड की। ठीक है, उसमें कुछ चीजों को जब हम डालते हैं, ठीक है, सम बॉडीज टेंड टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड सम अदर बॉडीज दे जस्ट सिंक इनटू इट। होता है ना ऐसा। ठीक है, कुछ बॉडीज उसके ऊपर तैरती रहती हैं, फ्लोट करती हैं, और कुछ उसके अंदर बच्चे सिंक हो जाती हैं, डूब जाती हैं। तो ऐसा होता क्यों है, ठीक है, फ्लोट ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन डेंसिटी है। ठीक है, डेंसिटी है सिंपली। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की हम बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या है देखिए, ये दो चीजें हैं, रो और सिग्मा। ठीक है, रो और सिग्मा। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, और सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। याद रखिए। ठीक है, अब तीन केस हैं, यहां से तीन केस बन जाते हैं बच्चे। ठीक है, तीन केस का मतलब क्या है कि या तो हो सकता है कि रो सिग्मा से ज्यादा हो, या फिर हो सकता है कि रो सिग्मा से कम हो, या फिर एक केस ये भी पॉसिबल है कि रो और सिग्मा दोनों इक्वल हो। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं इस केस में। ठीक है, अब अगर रो ग्रेटर देन सिग्मा है, ठीक है, इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, देन क्या होगा, द बॉडी विल सिंक इनटू इट, सिंक इनटू लिक्विड। ठीक है, तब वो लिक्विड के अंदर बच्चे सिंक हो जाती है जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हो। ठीक है, सेकंड, अगर सिग्मा लेस देन अगर रो लेस देन सिग्मा है तो क्या होगा, अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम हो। ठीक है, तो क्या होगा, इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, लेस देन सिग्मा। ठीक है, तो क्या होगा, जो बॉडी है, बॉडी, ठीक है, विल फ्लोट। तो क्या करेगी, वो फ्लोट करेगी ऑन टू द लिक्विड। ठीक है, उसके ऊपर फ्लोट करती रहेगी, उसके अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अपरेंट लॉस नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव ही होगा जब हम छोटी में से बड़ी क्वांटिटी माइनस करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है, नेगेटिव अपरेंट लॉस होने का मतलब कि बॉडी का वेट जो है वो अपने एक्चुअल वेट से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, लॉस नहीं होगा, वो एक तरह से मान लीजिए गेन होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट बचे, थर्ड, व्हेन रो इज इक्वल टू सिग्मा, तब क्या होगा, रो इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, मतलब दोनों की डेंसिटीज क्या है, इक्वल है, तो क्या होगा,
बॉडी जो है वो पार्शियली सिंक होगी, पार्शियली वो फ्लोट होगी। वो उसका कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर होगा, कुछ बाहर होगा, ठीक है। पार्शियली सिंक एंड पार्शियली फ्लोट, ठीक है, ये चीज हुई, समझे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब जब दोनों की डेंसिटी इक्वल हो तो देयर विल बी नो अपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी, ठीक है। ये चीज आप याद रखिए। ये है बच्चे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। ये तो था फ्लोटेशन के बारे में। अभी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चे आपका, लास्ट टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी तो देखिए आपने सभी ने पढ़ रखा है, ठीक है। डेंसिटी आप सभी को पता है। डेंसिटी की किसके इक्वल होती है बच्चे, डेंसिटी का मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही है ना। एक गिवन वॉल्यूम के अंदर बॉडी का कितना मास जो है वो कंटेन्ड है, यही होती है डेंसिटी, मास ओवर वॉल्यूम। यहां से देखिए पता क्या चल रहा है कि जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है बच्चे, बॉडी की वॉल्यूम जितनी बड़ी होगी उतनी ही उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखिए, मास हमने सेम रखना है, ठीक है। मास सेम है तो डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए हमने 1 किलोग्राम आयरन लिया एक जगह और दूसरी तरफ हमने 1 किलोग्राम कॉटन ले ली, ठीक है। तो क्या है, किसका मास ज्यादा है, किसका मास ज्यादा है, 1 किलोग्राम आयरन या फिर 1 किलोग्राम कॉटन, किसका ज्यादा होगा। अरे भैया मास तो सेम है, दोनों का ही 1 किलोग्राम है, ठीक है। हमने डेंसिटी देखनी है कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए 1 किलोग्राम कॉटन जो है वो उसकी इतनी बड़ी, ठीक है, वो वॉल्यूम जो है वो बन जाती है, ठीक है। ऐसे बहुत बड़ी एक वॉल्यूम जो है उसकी बन जाएगी। लेकिन अगर 1 किलोग्राम आयरन देखें तो वो छोटी सी, ठीक है, वॉल्यूम में वो कंटेन्ड हो सकता है। ऐसे जैसे आपने वेट्स देखे होंगे 1 किलोग्राम, ठीक है, वो आयरन के ही होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से आपको आइडिया हो जाएगा बहुत ज्यादा, दोनों का मास सेम है, ये भी 1 किलोग्राम की है, ये भी 1 किलोग्राम की है, लेकिन डेंसर कौन सी है, ये। डेंसर का मीनिंग होता है बच्चे घनता, ठीक है। कोई चीज कितनी एक दूसरे के क्लोज है, क्लोज, ठीक है। तो जितना मटेरियल इसमें है उतना ही इसमें है, लेकिन वही मटेरियल इस बॉडी के अंदर, इस मटेरियल के अंदर वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है, ऐसे बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। तो ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। यहां पे उतना ही मटेरियल है लेकिन ज्यादा बड़ी वॉल्यूम में है तो दूर दूर होगा, तो ये क्या हो गया, कम डेंसर हो गया, या फिर इसको रेयर आप मान सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी तो ये पढ़ा हुआ है, आपको रिवाइज ही करवाया है बेसिकली, ठीक है। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चे, मास की यूनिट किलोग्राम और अपने वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट क्या बन जाती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, डेंसिटी। ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है। अब रिलेटिव डेंसिटी पे आइए, रो आर पे, ठीक है। ये क्या होती है, इट इज द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन, ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, टू द डेंसिटी ऑफ वाटर बट एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। तो रिलेटिव डेंसिटी किसके इक्वल है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, आपको जो भी गिवन है, ओवर क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर की डेंसिटी से जब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम डिवाइड कर दें तो वो बन जाती है हमारे पास बच्चे रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव नाम क्यों देते हैं
क्योंकि दैट इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी इन रिलेशन टू डेंसिटी ऑफ वाटर, इन रिलेशन, वहीं से रिलेटिव बन गया। ठीक है, तो अब वो दोनों रिलेटिव क्या होते हैं, रिश्तेदार। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार बन गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सिर्फ वाटर ही क्यों। ठीक है, उसका रीजन है बच्चे, एट 4 डिग्री सेल्सियस जो वाटर की डेंसिटी होती है ये होती है बच्चे 1 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये है हमारे पास रिलेटिव वाटर की डेंसिटी 1 है, तो हमें कैलकुलेशन वगैरह जो है वो आसान हो जाती है। ठीक है, ये चीज जरूर याद रखनी है। यहां पे यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, यहां पे है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी है, ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो यूनिट क्या बन जाएगी बच्चे, यूनिट क्या होगी, नो यूनिट। क्यों? क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, डेंसिटी से डेंसिटी की यूनिट्स जो होंगी वो कैंसल आउट हो जाएंगी और वी विल लेफ्ट विद नो यूनिट्स। ठीक है, तो ये था बच्चे रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अब इसी के साथ बच्चे आपका जो ये वाला चैप्टर है प्रेशर एंड फ्लोटेशन, ठीक है, हैज बीन कंप्लीटेड। You people revise these topics, ठीक है, with concentration. If you have any problems or any doubts, ठीक है, you can always comment down this video, ठीक है, और you can also ask me from at the WhatsApp, ठीक है, WhatsApp पे आप कभी भी प्रॉब्लम जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।